गुड इवनिंग बच्चों, आवाज़ आ रही है भाई? यस Yes, सर। sir. यस सर। वो सेंटर ऑफ मास वाला क्वेश्चन बोर्ड वाला कर लिया था, काफ़ी लोगों ने तो आंसर भी भेज दिए थे। किसी को समझाना है क्या? किसी को एक्सप्लेन करना है? सर एक बार कर दूं? अच्छा ठीक है। देखो, इसमें 4 मीटर की बोट थी हमारे पास। एक 50 kg का पर्सन इधर थे, 60 kg इधर था, और बोट का खुद का 40 kg शायद मास दिया हुआ था ना। उसके बाद कहा कि ये दोनों पर्सन सेंटर ऑफ द बोट पे आ जाएंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका तरीका हमने क्या देखा था कि हम एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया। तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा, देखो इसका सेंटर ऑफ मास 2 पे हुआ और इसका 4 पे हुआ, ये देख लो एक बार अच्छे से। फिर हमने कहा कि लेट्स अज्यूम कि हमारा प्लैंक जो है वो राइट जाएगा, कितना x। अब हमारे तीनों के तीनों मासेस यहीं पे हैं, 40 भी, 50 भी और 60 भी, तीनों सेंटर पे हैं। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x+2। फिर हमने कहा सिंस डेल्टा एक्स ई एन इज 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हुआ है, तो हम एक सम कर देते हैं 50 वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x+2 माइनस 0। 50 वाले की फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल 0 थी, ये देखते हैं एक बार। यार हाँ, ये भी शोर आ रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते, ऊपर किसी के टाइल लग रही है बाथरूम में। सर आज आपकी वॉइस भी थोड़ी डिफरेंट है। यार वो मेरी वॉइस डिफरेंट है, मैं तो अच्छा मैं समझ गया यार, मेरा माइक ही दूर रखा हुआ है। अब सही आ रही है आवाज़? यस अब ठीक आ रहे Yes, हैं sir. हम? Clear है, clear है. माइक ही दूर रखा हुआ है। अच्छा, दूसरी समस्या क्या है, ऊपर टाइल लग रही है बाथरूम में, तो अब ये जब तक काम करेंगे ऐसे ही चलेगा, कोई नहीं। तो एनीवे हमने ये इसको x+2 माइनस 0 लिखा। अच्छा, 40 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x+2 माइनस 2, ये देख लो एक बार। और 60 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 60 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x+2 माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देना है। इसको एक बार अच्छे से समझ लो, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना है। मेरे हिसाब से तो सिंपल ही है, आगे बस समझ में। Yes. ठीक है, तो अब देखो पहले x वाली टर्म्स ले लेते हैं। यहाँ से 50x आएगा, यहाँ से 40x आएगा, और यहाँ से 60x आएगा। बिना x वाली टर्म लिख देते हैं, यहाँ से 100 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, देखो ये 0 है, और यहाँ से -120 आएगा। 2 - 4 -2 हो जाएगा, तो -120। तो ये 100, 150, 150x इक्वल टू कितना हो गया, 20। तो x कितना हो जाएगा, 2/15। चेक कर लो एक बार, देखो 2/15, यस सर। ये इसका आंसर है। अच्छा, ये आंसर पॉजिटिव आया है, नोट करना। इसका मतलब क्या हुआ, राइट साइड शिफ्ट। हाँ जो Right हमने side. माना है वो सही माना है, राइट साइड शिफ्ट हुआ है। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर सकते हो। Yes, sir. ठीक है, अब एक बात डिस्कस कर लेते हैं। अभी भी इसमें किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। नहीं. नहीं, ठीक है।
तो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये हम पहले से गैस कर सकते हैं कि ये राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा। हालांकि जब तक मैथ्स लगा रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, बट पहले से बता सकते हैं क्या। तो किसी के पास ऐसा कोई तरीका है अभी तक सोचा हो आपने कि अगर ये तीनों लोग, यानी तीनों मतलब ये दोनों अगर सेंटर पे आ जाते हैं प्लैंक के, तो प्लैंक कहाँ जाएगा ये हम बता सकें। इसका कोई तरीका है किसी के पास, कोई सजेस्ट करना चाहेगा कोई भी? सर हैवी इंसान के डायरेक्शन में जाएगा। किसके बेटा? 60 kg। अच्छा, आप ये कह रहे हो जो हैवियर है उसकी तरफ जाएगा। यस सर। ठीक है ना? कोई लॉजिक है इसके पीछे? ठीक है ना? अभी तो आपने देखा कि हमारा आंसर राइट की तरफ है और राइट की तरफ हैवियर वाला पर्सन है, तो वहां से हमने क्या दिया? कोई लॉजिक है इसके पीछे, मैथमेटिकल लॉजिक है कि ऐसा क्यों होना चाहिए? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखना, जो मैं लॉजिक दे रहा हूँ उस बात को समझना। थोड़ी देर के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं, है ना, कि तो मतलब सेंटर ऑफ मास सेंटर के राइट है या लेफ्ट है, ये कौन गेस करेगा? सेंटर के राइट है सेंटर ऑफ मास या सेंटर के लेफ्ट है? ये तो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ है कहीं पे या यहाँ कहीं पे है? सर राइट में। राइट में। राइट साइड वाई? में। बिकॉज ये हैवियर है, वो लाइटर है, और ये तो सेंटर पे ही है ये, ठीक है ना? हम्म, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, वैसे तो बहुत पास में होगा यहाँ पे कहीं, बट मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। मैं इसको ओ लिख देता हूँ, है ना? सही फॉर सेंटर ऑफ द प्लैंक, ओ फॉर द सेंटर ऑफ मास। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब एक बात समझना, प्लैंक चले, मैन चले या मैन नंबर 2 चले, सेंटर ऑफ मास इसी जगह रहना चाहिए। मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, देखो जानबूझ के, ताकि आपको पता रहे कि सेंटर ऑफ मास हमेशा यहीं पे रहेगा, इसी जगह पे रहेगा, इसी जगह पे। प्लैंक आगे पीछे हो सकता है, मैन आगे पीछे हो सकते हैं, सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ रहेगा? इसी जगह पे रहेगा। मतलब समझ रहे हो ना? नॉट ऑन द प्लैंक, इसी जगह पे रहेगा। मैं कह रहा हूँ इन स्पेस, ये जो खाली जगह इमेजिन कर सकते हो बिना प्लैंक के, इसमें हमेशा यहीं रहेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। कुछ आ रही है बात समझ में? सर लिख, हाँ ठीक। सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन पे यहीं पाया जाएगा, इस जगह पे। ठीक? अब एक काम करो आप एक काम करो कि बिना प्लैंक को मूव कराए जो कंडीशन गिवन है वो फुलफिल करा दो। यानी सब लोग कहां आ गए? सब लोग कहां आ गए? सेंटर पे। सेंटर पे आ गए। अब हर कोई सी पे है ना? सब लोग यहां पे हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी कहां होना चाहिए? अगर तीनों पार्टिकल अभी सी पे हैं तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर में। नहीं बेटा, सी पे ही होगा। हाँ, मतलब सेंटर पे होगा। ये समझ रहे हो बात? अच्छा, अब हमें पता है सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात? यस सर। इसका मतलब ये हुआ होगा कि जैसे ही सबने चलना शुरू किया होगा, सी ने कहां जाना शुरू कर दिया होगा? राइट। ओ की तरफ। ओ की तरफ। ठीक है ना? ताकि फाइनली जब सब लोग सी पे मिलें उस वक्त सी कहां पे हो? सेंटर में। ओ पे। ओ पे। सी तो रहेगा तो प्लैंक के सेंटर पे ही। प्लैंक का सेंटर उठ के कहां आ जाएगा? ओ पे। ओ पे आ जाएगा, क्योंकि सब लोगों को कहां मिलना है? कुछ तो बोलो। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ बोलो बेटा, क्या कंफ्यूजन है? सर एक बार फिर से मैं सेकंड फिर से की। समझाऊं, ठीक है ना? देखो समझो, मैंने कहा कि आप तो ये अज्यूम कर लो, जैसे मान लो कि हम इतने भोले हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं है कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहता है। ठीक है ना? हम तो ये मान लेते हैं कि प्लैंक वहीं का वहीं है, और दोनों कहाँ पे आ गए? दोनों पर्सन कहाँ पे आ गए?
सी पर सी पे आ गए, ये बात ठीक है। अच्छा, अब दोनों पर्सन सी पे हैं, प्लैंक का सेंटर भी सी पे है, तो सेंटर ऑफ मास भी कहाँ पे होगा? सी पर सी पे हुआ होगा। अच्छा, अब ऐसा होने के लिए सेंटर ऑफ मास को ट्रेवल करना पड़ा होगा ना, इधर ओ को सी पे आना पड़ा होगा। कुछ तो बोलो हाँ ना। यस सर। हाँ, यस सर लेकिन हमें पता है सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं कर सकता, सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं कर सकता, तो ओ सी पे गया होगा या सी ओ पे आया होगा? सी ओ पर सी ओ पे आया होगा। तो ये लॉजिक समझ में आ गया, सी क्यों ओ की तरफ गया है? यस सर। पक्की बात, सोच लो। यस सर। अच्छा, आप लोगों ने कभी वो देखा है, एक ऐसे खेल होता है जिसमें एक रस्सी लगी होती है और उसके ऊपर एक पर्सन चल रहा होता है ऐसे, यस सर। टाइट रोप वॉकिंग यस कहते हैं सर इसको, ठीक है देखा ना, है रोप पे चलना। रोप थोड़ी सी ऐसे हो जाती है उस केस में, बट आपने रोप पे चलते हुए लोग देखे हैं। यस एक सर बहुत डिस्टिंग्विशिंग फीचर बताओ इस केस में, इस पर्सन के पास कुछ होता है। रोप पे चलने वाले पर्सन के पास कुछ होता है। ये सर हाथ में वो लेते हैं ना, हाँ, क्या होता है? एक रॉड टाइप जैसे कुछ स्टिक। हाँ पोल, पोल होता है एक्चुअली वो, है ना, मतलब उसको लकड़ी कहना है ना, लकड़ी से हमें लगता है छोटी सी चीज होगी, एक लंबा सा पोल होता है ऐसे, वो लंबा सा पोल। वो हाँ सर। पक्की बात हाँ। है ना, बहुत लंबा सा पोल या डंडा कह लो, वो होता है। यस सर। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है, थोड़ा समझें उसको। बैलेंस बनाने के लिए। बैलेंस कैसे बनता है? अच्छा, इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, चलो ये बताओ मुझे। जैसे मैं इसको सर सामने से देखता हूँ, ये अगर वो पॉइंट है, इस पर्सन को इस पॉइंट पे ही अपना क्या रखना है, सेंटर ऑफ मास, ये इमेजिन कर सकते हो। यस सर। ये पर्सन अपने आप को अलाइन कर ले किसके साथ? इस रोप के इस पॉइंट के साथ जिस पे उसने पैर रख रखा है। अगर वो यहाँ गया इस तरफ, देखो ऐसे हो गया पर्सन ऐसे, तो इधर गिर जाएगा। अगर पर्सन इधर हो गया तो इधर गिर जाएगा। ये बात समझ रहे हो? तो बैलेंस बनाने के लिए सेंटर ऑफ मास ऑफ द पर्सन शुड ऑलवेज रिमेन वर्टिकली अलाइंड विद द रोप। ये बात समझ में आ रही है? स्टेटमेंट समझ गए मैंने क्या कहा अंग्रेजी में? बैलेंस बनाने के लिए अलाइन करना। हाँ हाँ, अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो। मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। बैलेंस बनाने के लिए, है ना, इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पर्सन शुड बी वर्टिकली अलाइंड विद द रोप। ओके सर। हिंदी में बोलो। वर्टिकली अलाइन करने के लिए है ऐसा कुछ। संतुलन बनाए रखने के लिए, संतुलन। संतुलन है ना, हाँ सर। संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्ति के जी ओके सर। सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ मास को रस्सी के रस्सी के साथ साथ कैसे अलाइन होना होगा? कैसे वर्टिकली। वर्टिकली अलाइन होना होगा। ये बात समझ गए ना? यस सर। ठीक है जी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑब्वियसली रस्सी हिलती है, दाएं बाएं जाती है ना। यस सर। तो अब या तो क्या करे, पर्सन भी साथ साथ दाएं बाएं जाए, बट उसमें रिस्क क्या है, वो दाएं बाएं जाएगा तो हो सकता है गिर जाए। यस तो सर। इस केस में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पर्सन अलोन, वो अपने साथ एक सेकंड आइटम इन्वॉल्व कर लेता है। क्या सेकंड आइटम क्या है? पोल। पोल। अब देखो इसका पर्सन करता क्या है, जब ये आगे बढ़ रहा है ना, अब मान लो कि किसी वजह से पर्सन इधर की तरफ झुकने लगे, तो ये पोल को किधर की तरफ झुका लेगा या किधर बढ़ा लेगा? अपोजिट डायरेक्शन इस में डायरेक्शन में, ठीक है, ताकि पर्सन और पोल का मिला के जो सेंटर ऑफ मास बने, वो हमेशा कहाँ की किसके साथ अलाइन रहे? रोप के साथ। रोप के साथ। अच्छा, मान लो पर्सन किसी वजह से राइट की तरफ झुकने लगे, तो पोल को किधर झुका लेगा वो, या पोल को किधर बढ़ा लेगा? लेफ्ट की लेफ्ट तरफ। की तरफ बढ़ा लेगा। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमेशा किसके साथ अलाइन रहना चाहिए? रोप के साथ। रोप के साथ। तो निकल जाएगा रोप पे आराम से। हाँ सर निकल तो जाएगा। ठीक है, इजियर सेड देन डन, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, बट फिजिक्स इसके पीछे की समझ गए। यस सर।
ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना, तो उसको समझ लेंगे, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास और टॉर्क से बहुत सारी फिजिक्स समझ में आ जाती है। एनीवे, अब एक काम करते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स से इन दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली होती, यानी 60 इधर आ गया और 50 इधर चला गया, ठीक है। क्या गेस करते हो प्लैंक किधर जाएगा? कोई गेस करेगा? लेफ्ट। सोच लो, राइट लेफ्ट सोच लो एक बार। लेफ्ट 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 सर। पक्का? यस सर। सोच लो। क्योंकि उसका जो बंदा है वो उसका वेट 60 है, इसकी वजह से एक होगा, और दूसरा अपना सेंटर ऑफ मास अपना वो भी उसी तरफ होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि जो इस सिस्टम में प्लैंक जाएगा वो लेफ्ट जाएगा, जैसे भी आपने पहले तो सुना था। नहीं मतलब लेफ्ट कह रहे हो ना पक्का? शायद Right. जाके वापस आ जाएगा। नहीं है, जाके वापस तो क्यों आएगा, मतलब ना फाइनल पोजीशन कहीं ना कहीं तो होगी ना, मतलब प्लैंक के सेंटर की, वापस जाके क्यों आएगा? मैं आपको वापस जाके आने वाले एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन वो ये नहीं है ना। तो अभी लेफ्ट कितने लोग कह रहे हैं और राइट कितने लोग कह रहे हैं, ये अपने अपने कॉपी में लिख लेना, मुझे मत बताओ, है ना। बाद में देखते हैं आंसर क्या आता है। इसको सॉल्व कर सकते हो मैथमेटिकली, जैसे मैंने बताया सॉल्व करना। कुछ तो बोलो। क्यों भाई, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस सर। करो फिर, कौन रोक रहा है? कैसे करोगे? चलो स्टेप्स लिखवाते जाओ मुझे, है ना। पहले मैंने यहाँ ओरिजिन ले लिया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। बाद में मैंने मान लिया x चला गया यहाँ से ओरिजिन से, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 60 का? x सेंटर का x + 2 x + 2, 50 का x + 4 x + 4। इक्वेशन बनवा दो मुझे। 60 इंटू क्या? x माइनस देखो यहाँ से, अरे x - 4। यस अच्छा, 50 इंटू बोलो क्या? x + 4 माइनस 0 0, वेरी गुड। और 40 kg का प्लैंक है, 40 इंटू क्या? x + 2 माइनस x + 2 माइनस 2, 2 ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, करो सॉल्व करो। x पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव, एक तो ये बताना, कितना आता है ये बताना। +4/15 +4/15 आंसर आया भैया ना, +4/15। ये 2/15 का डबल, एक तो ये देखना, और पॉजिटिव आया मतलब प्लैंक राइट गया है। कुछ लोग शुरू में कह रहे थे लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। नहीं वो तो अब पता चला ना, पहले कह रहे थे लेफ्ट जाएगा। एनीवे, तो ये कैसे पता लगेगा वो देख लेते हैं, वो समझो। देखो, ये 50 वाला पर्सन है, ये 60 वाला पर्सन है, ये 40 का प्लैंक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसको O लिख दिया हमने, ये सही है। यस सर। अब आप इमेजिन कर लो कि हमने इस प्लैंक को वहीं का वहीं रखा और इनकी पोजीशन एक्सचेंज करा दी। ये 50 वाला पर्सन है, ये 60 वाला पर्सन है, ये सेंटर ऑफ प्लैंक है 40 पे, है ना। अब इस बार सेंटर ऑफ मास जितना पहले इधर था उतना ही इधर आ जाएगा O डैश पे, कि नहीं आ जाएगा?
यस सर। है ना? Yes, sir. समझ गए, सब कुछ रिवर्स हो गया है। तो पहले सेंटर ऑफ मास टू द राइट ऑफ सेंटर था O पे, अब टू द लेफ्ट ऑफ सेंटर आ जाएगा O डैश पे, और जितना पहले इधर था उतना ही अब इधर आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ऐसा होने के लिए सेंटर ऑफ मास कहां से उठ के कहां गया होगा? ऐसा होने के लिए सेंटर ऑफ मास कहां से उठ के कहां गया होगा? कुछ तो बोलो यार। सर ओ से ओ डैश। O से O डैश पे गया होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो हिल नहीं सकता। इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ होगा? ओ डैश ओ पर आया O होगा। डैश O पे आया होगा, आ गया राइट की तरफ। सर प्लैंक के एक्चुअल सेंटर का कुछ नहीं हुआ। एक्चुअल सेंटर तो बेटा वहीं का वहीं है, एक्सचेंज तो इन दोनों ने की अपनी पोजीशन। तो सर उसे जैसे पिछले केस में लिया था नहीं लेंगे इस बारी। नहीं, देखो ना, देखो ये समझो कि ये तो हमने एज इट इज लिया, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है ना। ये मूव प्लैंक नहीं करवाया। देखो अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन देखो ना, तो ऐसा हुआ होगा। पहले सिचुएशन ये थी, 50 वाला यहाँ था, 60 वाला यहाँ था, और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था। अब सिचुएशन क्या है? ये है, ठीक है। 60 वाला यहाँ है, 50 वाला यहाँ है, प्लैंक इतना मूव कर गया। ये समझ रहे हो सिचुएशन? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ये है, इसको मैं सेंटर ऑफ मास कह देता हूँ। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये अभी वहीं का वहीं है, देखो। यस सर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास स्पेस में वही है, प्लैंक पे कहाँ है वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, ये गेस कर सकते हो, पहले जितना डिस्टेंस ये होगा एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस ये होगा, ये यस सर। है ना। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, क्लियर हो गई बात एकदम? यस सर। ठीक है, और अभी तो बहुत सारी बातें और समझनी है, और देखते हैं। देखो ऐसे देखो, एक कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक है जिसके अंदर हमने एक इस तरह से सर्कुलर कैविटी बना रखी है। सर्कुलर कैविटी इमेजिन कर सकते हो? अगर आप इसको 3D लेते हो तो ये स्फेरिकल कैविटी हो जाएगी, ठीक है ना। 3D में समझना चाहते हो तो ऐसे बना लो इसको, ठीक है ना। हमने इसको इस तरह का बना लिया ऐसे। आई बात समझ में? ठीक, यस सर। इसको फिर से सामने से ड्रॉ कर देते हैं। हमने सामने से ऐसे ड्रॉ किया इसको, ये सामने से देखने पे ऐसा दिखेगा। सर्कुलर कैविटी समझ में आ रही है? इसमें एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ से लाके एम मास का, स्मॉल एम मास का पार्टिकल यहाँ से छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ना यहाँ कोई फ्रिक्शन है ना यहाँ कोई फ्रिक्शन है। इमेजिन करना कि कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, एकदम स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। यहाँ से हमने एक छोटा सा पार्टिकल रिलीज कर दिया ऐसे, ये ऐसे जाएगा नीचे। अब मुझे बताओ कि क्या होगा, क्यों होगा वो डिस्कस कर लेंगे। क्या होगा पहले ये सोच के देखो, थोड़ा अपनी इमेजिनेशन लगाओ। सर ये मतलब मूव करेगा नीचे की तरफ, कैपिटल एम की तरफ। छोड़ेंगे ना सर इसे? हाँ, छोड़ दिया हमने, तो ये नीचे जाएगा, फिर क्या होगा? ये तो नीचे जाएगा, कैपिटल एम का क्या होगा? कैपिटल एम का क्या होगा? वो वहीं पे ही रहेगा। वहीं का वहीं रहेगा। कितने लोगों को लगता है कैपिटल एम वहीं का वहीं रहेगा, उसका कुछ नहीं होना? सर होना तो है, सोचता हूँ मैं। सोच लो, सोच लो, बाकी लोग बताओ। सर मतलब कैपिटल एम का क्या होगा? कैपिटल एम अपनी जगह से हिलेगा या नहीं हिलेगा? हिलेगा तो क्यों? कैपिटल एम स्टेशनरी रहेगा या नहीं रहेगा? अगर स्टेशनरी नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा? चलेगा क्यों? कौन चला रहा उसे? सर ऐसे कैपिटल एम हिलेगा ही क्यों? यही तो बात सोचनी है।
चलो एक काम करते हैं। सर क्योंकि वो तो छोटा सा पार्टिकल है, वो हिला तो पाएगा नहीं अच्छा जी, शायद इसलिए। अच्छा। ये है 4 kg का, ये है 1 kg का। अब बोलो इतना कितना छोटा है इससे? सर वो 1 kg का इतना सही है। हाँ हाँ, क्या हो गया? बहुत डेंस है यार, क्या हो गया? डेंस चीजें होती है ना। तो सर मूव होने के चांसेस है। कौन सी फोर्स की वजह से मूव करेगा कैपिटल एम, ये तो बताओ। या न्यूटन लॉ तो लगा लो यार, ऐसे मत करो। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं एक बार, ठीक है ना? मुझे कोई छोटे पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनवा दो। इसको क्या क्या लग रहा होगा? मान लो यहाँ कहीं पहुंचा है अभी, है ना? तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। सर एन एम जी एम जी ऐसे ठीक लगेगा, रहेगा। एम जी। और क्या लगेगा? नॉर्मल नॉर्मल किस तरफ लगेगा? नॉर्मल अपोजिट परपेंडिकुलर उसके। परपेंडिकुलर। ऐसे लगेगा। ये मानते हो? यस यस सर। सर। पक्की बात? यस सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अब मुझे इसका बड़े वाले कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनवा दो। इसको अपना खुद का वेट तो ऐसे लग रहा होगा। एम जी। और क्या लग रहा होगा इसको? बॉल से नॉर्मल। यस बॉल सर। की वजह से हाँ नॉर्मल लग रहा हो। किस तरफ लग रहा होगा बेटा, ये बताओ। मतलब उससे जस्ट परपेंडिकुलर जैसे। हाँ। इधर की यस तरफ, सर। ये मानते हो? सोच लो, आराम सोच लो। ये तो इसका अपना कैपिटल एम जी हो गया, और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। हाँ ना बोलो। हाँ यस सबको क्लियर? हाँ यस सर। ठीक है। यस। इस एन के दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। बोलो कुछ, हाँ ना बोलो। यस सर। ये वाला वर्टिकल और ये एमजी आपस में ऐड होके कि कौन बैलेंस कर देगा इनको? बोलो यार। ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट और ये वाला एमजी मिलके किससे बैलेंस हो जाएंगे? कोई भी ग्राउंड से नॉर्मल। जो ग्राउंड से नॉर्मल आ रहा होगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात है यार, है ना? ठीक है ना? इसलिए वर्टिकल की तो हमने चिंता करनी छोड़ दी। क्या इस वाले कंपोनेंट को कोई बैलेंस करेगा? मैं इसको एन एच कह देता हूँ, एन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या इसको कोई बैलेंस करेगा? यस और नो? नो सर। नहीं नो करेगा, सर। क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं कहीं पे। देखो ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये बॉल यहां से यहां तक आएगी, नीचे तक, उतनी देर में हमारा जो ये वेज है पूरा, है ना, वेज, ये किधर मूव हो जाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। किसने कराया इसको लेफ्ट की तरफ मूव? NH। एनएच ने कराया। ये बात ठीक है, पक्की बात। अब बॉल जाएगी राइट, वेज जाएगा लेफ्ट, लेकिन जितना एनएच इसको लगा होगा उतना ही एनएच इसको भी लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बोलो हाँ ना नहीं, कुछ तो बोलो। कोई डाउट है तो पूछ लो। बिल्कुल सन्नाटा। जितना एनएच इस वेज को लेफ्ट में लगा है उतना ही बॉल को राइट में लगेगा। इसमें कितनी मुश्किल बात हो सकती है ये समझने में? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है तो। यस सर। ठीक है, तो बॉल जाएगी राइट, वेज जाएगा लेफ्ट, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास क्या नहीं हो सकता?
इनका सेंटर ऑफ मास क्या नहीं कर सकता? मूव। मूव। किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता सेंटर ऑफ मास? लेफ्ट। बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल। यस सर। समझ गए ना? वर्टिकल तो कर सकता है, देखो वर्टिकल क्यों कर सकता है? वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेज है वो तो बैलेंस्ड है, लेकिन जो हमारा बॉल है, छोटा पार्टिकल है, वो बैलेंस नहीं है। उसके ऊपर जो वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एमजी लग रहा है वो बैलेंस नहीं हो रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का जो है वो नीचे आता जा रहा है जैसे जैसे बॉल नीचे आती जा रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, जहां है वहीं रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा कि अगर मान लो एक प्लैंक है और प्लैंक के ऊपर एक आदमी है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? आदमी और प्लैंक के सेंटर के बीच में कहीं होगा। मानते हो इस बात को? कुछ Yes, बोल दो। sir. हाँ ठीक यस है। सर। अगर मैन राइट में चलना शुरू कर दे तो प्लैंक किधर जाना शुरू हो जाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट इसलिए में। क्योंकि सेंटर ऑफ मास को इसी जगह रखना है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि जितनी देर में बॉल, ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसके रेडियस को आर कह देते हैं, जितनी देर में बॉल यहां से उठ के यहां आएगी उतनी देर में वेज कितना मूव कर जाएगा? लिख लो इस क्वेश्चन को। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेज। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेज। वेज को ऐसे लिखना, वेज। Find the distance traveled by the wedge by the time the ball reaches the bottom of the circular track. By the time the ball reaches the bottom of the circular track. ये बॉल जितनी देर में सर्कुलर ट्रैक के बॉटम पे पहुंचती है उतनी देर में वेज कितना मूव कर जाएगा? अच्छा, किस तरफ मूव करेगा ये तो क्लियर हो गया आपको? अब Yes, कितना sir. मूव करेगा ये बताना है। कर लोगे ये काम? एक बार ट्राई कर लो, है ना? नहीं तो फिर तरीका मैं बताता हूँ, उसको याद रखना। कोई आंसर? चलो इधर देख लो। आप इसको बिल्कुल प्लैंक वाला एग्जांपल की तरह ले लो। ये प्लैंक का सेंटर हो गया। ये डिस्टेंस कितना लोगे बेटा ये बता दो। ये डिस्टेंस कितना ले रहे हो? अगर आप इसको ऐसे शेप की बजाय सिर्फ हॉरिजॉन्टल देखो तो ये डिस्टेंस कितना मान रहे हो? यहाँ पे हमारा पार्टिकल है और ये वेज का सेंटर है। ये डिस्टेंस कितना मानते हो? आर। आर। बिल्कुल सही है ना, ये आर हो गया। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले ओरिजिन यहाँ ले लो। ये 0 पे है, ये आर पे है, ये मान रहे हो इस बात को? ये छोटा एम है, ये बड़ा एम है। ठीक, फिर उसके बाद आपने कहा प्लैंक एक्स मूव कर गया। हमें नहीं पता एक्स कितना है, प्लैंक एक्स मूव कर गया। अब देखो बॉल उठ के सेंटर पे आ गई। जब ये वेज में बॉल यहाँ से उठ के यहाँ आएगी तो बॉल सेंटर पे आ गई। अब दोनों यहीं पे हैं, छोटा एम भी और बड़ा एम भी। और ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? एक्स प्लस आर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। ठीक है,
अब आपने लिख दिया, देखो कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट x प्लस आर माइनस आर, स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x प्लस आर माइनस 0 इक्वल टू 0। कुछ बोलो। यस यस सर। x के लिए सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। माइनस आर अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। ये आएगा बेटा, ये आएगा। हाँ देखिए यस। माइनस स्मॉल m कैपिटल R अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, लेफ्ट साइड लेफ्ट गया है ना, वो हमने पहले भी गेस कर लिया था, मैथ्स ने अपना काम सही कर दिया इसका मतलब है ना। कोई डाउट आ रहा हो मन में तो पूछ लो। नो सर। अच्छा, अगर डाउट नहीं आ रहा है तो ये बता सकते हो कि अब ये सर बॉल यहाँ, स्मॉल m था ना? हाँ यहाँ स्मॉल m बेटा। ठीक है सर। हाँ तो ये बॉल जब नीचे आएगी तो इसके पास वेलोसिटी आ चुकी होगी, प्लस m। यस पक्का सर, है ना। तो वो रुकी तो नहीं रहेगी, वो ऊपर चढ़ जाएगी बॉल। यस यस सर। सर, यस सर। एनर्जी कंजर्वेशन से सोचो कि बॉल यहाँ थी तो रेस्ट पे थी, तो जब यहाँ आएगी तो वापस रेस्ट पे होनी चाहिए ना। यस सर। तो बॉल देखो यहाँ से उठ के यहाँ तक जा रही है, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वेज का क्या होगा। एक बार बॉल यहाँ से यहाँ तक आ गई, वेज कुछ इधर मूव कर गया, अब बॉल ऊपर चढ़ना शुरू होगी तो वेज का क्या होगा। राइट साइड मूव होगा। हाँ वेज राइट मूव होना शुरू हो जाएगा। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों राइट मूव होगा। नॉर्मल रिएक्शन उस साइड बिल्कुल, ये फिर नॉर्मल जो इधर से लगेगा वेज को वो ऐसे लगना शुरू हो जाएगा, तो उसका जो NH होगा वो इस तरफ होगा। यस सर, ठीक है, तो ये मोशन देख सकते हो कैसा होगा, बॉल ऐसे ऐसे मूव कर रही है वेज के ऊपर, और वेज कैसे कैसे मूव कर रहा है, राइट ऐसे लेफ्ट ऐसे राइट right, लेफ्ट left. राइट। राइट। ऐसे 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 ऐसे। ये बात समझ में आ रही है। इस तरह के मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे, ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक बात। यस सर। यस अच्छा, सर। कोई गैस कर सकता है जितनी देर में बॉल यहाँ से उठ के यहाँ आएगी, मतलब या ऐसे कह देते हैं बॉल यहाँ से उठ के यहाँ आएगी, वेज कितना मूव करेगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। MR/M प्लस M। देखो हाँ, जितना पहले इधर गया था उतना ही अब किधर आ जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ये बात समझ रहे हो, पहले इधर गया था ना। यस सर। ठीक है, इसका मतलब डबल हो गया टोटल। चलो खैर वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। एक शॉर्टकट दे दूं, शॉर्टकट, चलो समझते हैं। ये शॉर्टकट सिर्फ तभी चलेगा जब हमारे पास एक टू सर? पार्टिकल सिस्टम। हाँ बोलो बेटा। तो डबल कैसे हो जाएगा वो? अभी समझाता हूँ मैं, डबल समझाता हूँ मैं ना। एक टू पार्टिकल सिस्टम के लिए एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, इसको समझना अच्छे से, ठीक है ना। अगर कभी भी आपको एक टू पार्टिकल सिस्टम, ये वेज और बॉल एक टू पार्टिकल सिस्टम था, मानते हो। Yes, sir. एक सिंगल प्लैंक पे एक सिंगल पर्सन हो तो ये टू पार्टिकल सिस्टम कहलाएगा। Yes, sir. यस Yes. सर, एक मासलेस प्लैंक पे दो पर्सन हो तो भी ये टू पार्टिकल सिस्टम कहलाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो टू पार्टिकल सिस्टम की बात क्लियर हो रही है सबको। यस सर। ठीक है, तो जब भी आपके पास एक टू पार्टिकल सिस्टम आए, ठीक है, सेकंड कंडीशन है द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट, यानी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या दिखना चाहिए आपको, 0। जीरो। ये भी क्लियर कर लिया। तो ये आदमी प्लैंक पे चले या दोनों आदमी मासलेस प्लैंक पे चले,
ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है जी। अब तीसरा स्टेप में आपको करना है फाइंड द कंबाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कंबाइंड डिस्टेंस, मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पता करें कंबाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है। अच्छा, मैं चौथा स्टेप भी लिख देता हूं, डिवाइड द कंबाइंड डिस्टेंस, CD लिखा है मैंने, कंबाइंड डिस्टेंस पूरा लिख लेना आप, इन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस। लिख लो पहले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप एकदम, है ना। तो शॉर्टकट वाला ही है ना ये? हाँ, शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ बेटा। यस ठीक है ना, लिख लिए चारों स्टेप्स, लिख लिए। यस यस सर। सर। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं ये ले लेता हूँ कि एक प्लैंक है, प्लैंक की लेंथ L है, इस पे एक पर्सन M मास का यहाँ खड़ा है, प्लैंक का खुद का मास कैपिटल M है, यूनिफॉर्म प्लैंक है। क्वेश्चन किसी ने पूछा हमसे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैंक if the man reaches, shifts लिख देते हैं, shifts to the other end, लिख लो इस क्वेश्चन को। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैंक इफ द मैन शिफ्ट्स टू द अदर एंड। अगर आदमी यहां से उठ के यहां आ जाए तो प्लैंक कितना चलेगा। ऑल्दो इसका मैथमेटिकल तरीका हमें पता है, लंबा वाला, मैं आपको शॉर्ट वाला तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ बेटा ध्यान से सुनना। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि ये प्लैंक तो चला ही नहीं, आदमी उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, तो बताओ आदमी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? L है ना। अच्छा, असलियत में क्या हुआ है, मैन ने जैसे ही इधर चलना शुरू किया, प्लैंक ने इधर चलना शुरू कर दिया। यस सर। यस पक्की सर। बात है ना। इसका मतलब ये उस तरह का सीन हुआ कि दो पर्सन, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, और दोनों बीच में कहीं मिल रहे हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से इतना इसने चला होगा, इतना इसने चला होगा, तभी कहीं बीच में मिले होंगे। यस सर। लेकिन हम उसको कैसे विजुलाइज कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, ये इधर से आया, वो उधर से आया, दोनों ने मिलकर कितना कवर किया। L, ये बात ठीक है ना। तो कंबाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू L। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक, अब मैं कह रहा हूं इस L को आपको इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देना है। इनवर्स रेशियो समझते हो? कुछ तो बोलो बेटा। यस सर। है ना, तो जो छोटा m है वो कैपिटल M, और बड़ा M जो है वो छोटा m, इस रेशियो में चलेंगे। ये कौन चला, ये डिस्टेंस कौन चला, छोटा m। ये कौन चला, कैपिटल बड़ा M। लेकिन इस रेशियो में चले, ये बात ठीक है। अच्छा, रेशियो प्रोपोर्शन कर लेते हो, तो कितना चला ये L में से, बता सकता कोई मुझे? रेशियो प्रोपोर्शन लास्ट टाइम छठी क्लास में पढ़े थे कभी? साफ, M/M+M। बड़ा M L अपॉन M प्लस M। ये तो चला छोटा M, और बड़ा M कितना चला, छोटा M L अपॉन M प्लस M। ये नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लेना, मैं 6th क्लास वापस पढ़ाने को तैयार हूं आपको। किसी को भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो बेशरम बन के। सबको क्लियर हो गया? यस सर। सबको?
यस सर। ठीक है, तो अब प्लैंक कितना चला? प्लैंक तो बड़ा एम है ना, प्लैंक कितना चला? ये चला, ये आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, ये जो हमने सर्कुलर ट्रैक वाला एग्जांपल लिया था, इसमें बॉल यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, मानते हो इस बात को? थोड़ी देर में इमेजिन कर लो, थोड़ी देर इमेजिन कर लो कि ये तो मूव ही नहीं हुआ, बॉल कितना चल के आई, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, कंबाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? बोलो यार, कंबाइंड डिस्टेंस ट्रैवल कितना है इन दोनों का? कंबाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है? सर आर। आर है, बिल्कुल। तो अब बहुत इजी है बताना, ये देखो, ये छोटा एम और ये बड़ा एम। छोटा एम कितना चला होगा? बड़ा एम आर अपॉन एम प्लस एम। और ये वेज कितना चला होगा? छोटा एम आर अपॉन एम प्लस एम। देखो यही आंसर आया था हमारा। और सर पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव के लिए दिमाग लगाएंगे, वो ये नहीं बताएगा, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो जहां दिमाग नहीं लगाना है वो तो मैथ सीख ली हमने, ठीक है ना? यस सर। शॉर्टकट में आंसर कैसे लाना है वो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। लेफ्ट राइट तो दिमाग लगा के ही आएगा इस केस में, और कोई तरीका नहीं है। अगर बॉल जाएगी लेफ्ट तो प्लैंक जाएगा राइट, इसमें समझने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? अच्छा, वो डबल वाली बात समझाऊं बेटा? डबल वाला किसी ने पूछा था अभी मुझसे। देखो ये बॉल यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, बताओ बॉल ने टोटल डिस्टेंस कितना चला? 2r। 2r। ये 2r अकेले नहीं चला, उसने दोनों ने मिलकर चला है, मानते हो इस बात को? यस सर। तो प्लैंक ने कितना चला होगा बता दो एक बार? प्लैंक ने कितना चला होगा बता दो एक बार? 2rm अपॉन m प्लस m, इतना चला होगा कि नहीं? यस सर। पक्की बात। उसके बाद जब बॉल नीचे जाना शुरू होगी तो प्लैंक वापस से इधर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? इसका मतलब प्लैंक इतने डिस्टेंस तक तो लेफ्ट जाएगा, और जब वापस आना शुरू होगी तो प्लैंक वापस राइट की तरफ आना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हो? जब बॉल यहां से यहां आ रही है तो प्लैंक एक्सेलरेट होता हुआ जा रहा है। क्या होता हुआ जा रहा है? बोलो, एक्सेलरेट। जब बॉल यहां से यहां जा रही है तो प्लैंक क्या होता हुआ जा रहा है? एक्सेलरेट का उल्टा बोल दो। डेसिलरेट। हाँ, रिटार्ड, ठीक है ना? सही बात है। बॉल यहाँ के रुक गई तो प्लैंक भी रुक जाएगा इस पोजीशन में। बोलो। यस सर। ठीक है, उसके बाद बॉल नीचे उतरेगी तब प्लैंक वापस राइट की तरफ आएगा एक्सेलरेट होता हुआ, जब तक बॉल यहाँ आएगी। फिर बॉल वापस ऊपर जाएगी तो प्लैंक फिर से रिटार्ड होगा। बॉल वापस यहाँ आ जाएगी, प्लैंक वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आके रुक जाएगा। यस सर। इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। जब बॉल रुकेगी तब उसके पास एक एक्सेलरेशन तो होगा ना, तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं मूव करेगा? क्यों बेटा? कहाँ पे बॉल जैसे रुकेगी कह रहे हो आप? जैसे अगर बॉल जब बॉल गई, यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई, हाँ, ठीक है, अब बोलो। तो अब लाइक उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन नहीं, अब सुनो मेरी बात सुनो। इस वक्त बॉल और प्लैंक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो होगा। यस सर। अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है तो प्लैंक पे कोई फोर्स भी नहीं रही। नहीं सर। फोर्स नहीं रही तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे जीरो है। हाँ, अब बताओ, शक बताओ क्या है? तो फिर जो पहले से उसके पास एक्सेलरेशन थी वो उसी वेलोसिटी में नहीं मूव करेगा? बेटा आप फिर दो अलग अलग टर्म्स यूज कर रहे हो। आप कह रहे हो पहले जो उसके पास एक्सेलरेशन थी उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। जैसे जब पहले मेरी बात सुनो ना एक्सेलरेशन बेटा, थी। सुनो आप। देखो, हाँ, जब अगर उसके पास पहले से वेलोसिटी होती और एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो जो वेलोसिटी होगी उसी से मूव करेगा। ये स्टेटमेंट तो सही है ना?
Yes, sir. हाँ, तो when the ball has reached the top, what is the velocity of the plank at that time? अच्छा, ओके. हाँ, बताओ तो क्या है वो? क्या सर? When the ball has reached the top, what is the velocity at that instant of the plank या wedge? 0 हो जाएगा. जीरो है ये, ठीक है ना. एनर्जी कंजर्वेशन देखो ना, यहाँ पे जो था वही कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ बॉल रुकी हुई थी तो यहाँ भी ये रुका हुआ है. हाँ. हाँ, तो यहाँ पे प्लैंक भी रुका हुआ होना चाहिए. ओके. अब फोर्स भी जीरो है, तो जीरो वेलोसिटी मेंटेन करेगा यहाँ पे वो कि नहीं. यस. जैसे ही बॉल नीचे मूव होना शुरू होगी, प्लैंक भी मूव होना शुरू हो जाएगा. हाँ. कर सकते हो इमेजिन ये. यस. ठीक है, देखो जैसे ही अगला जो टॉपिक है वो मोमेंटम है, जब मैं इसको फिर मोमेंटम से भी एक्सप्लेन करूंगा आपको, है ना. ठीक है सर. ठीक है ना, मोमेंटम में एक बार फिर से इसको उठा लेंगे इसी एग्जाम्पल को. अभी फिलहाल मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको. ये क्या है, देखो ये क्या है. सर बड़ा बंदर और उसका बच्चा. ये बंदर ही उसका बच्चा, अरे यार सर आपने ये पहले कहाँ से भी- बंदर लग रहा है. ये कहाँ से बंदर लग रहा है, ऐसे इतनी ड्राइंग तो खराब नहीं है मेरी. ये बंदर है, मैं मान गया. ये क्या है, ये और ये, इसमें क्या बंधा हुआ है. एक गोला बना हुआ, उसमें एक ऐसे कुछ बंधा हुआ है, क्या हो सकता है. बलून है। बलून है, हाँ ये बलून है ना. तो एक कैपिटल एम मास का बड़ा सा बलून है, ठीक. उस बलून पे एक लाइट रोप बंधी हुई है, रोप का कोई मास नहीं लेते हैं, और एक स्मॉल एम मास का बंदर है जो अभी लोअर एंड ऑफ द रोप पे है. ये बात समझ सकते हो. रोप की लेंथ को एल कह देता हूं फिलहाल के लिए. ऐसे हो गया. ये सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो. यस sir. सर. अच्छा, आप एक बॉयंसी नाम की फोर्स होती है, जानते हो कुछ कुछ उसके बारे में. बॉयंसी, अप थ्रस्ट, कभी सुना हो. आर्किमिडीज नाम के अंकल थे, एक उनका नाम सुना हो. यस सर, सुना है. लाइक अच्छा, एनीवे तो एक बहुत बड़ा बलून बंदर को लेके हवा में उड़ सकता है. यस सर. उड़ सकता है, देखा है आपने ना. अगर बहुत बड़ा बलून हो तो इंसान को भी लेके उड़ा के ले जा सकता है. मानते हो इस बात को. मानता तो हूँ लेकिन देखा नहीं है. देखा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना. बट इमेजिन कर सकते हो, इफ अ लार्ज इनफ बलून इज देयर, तो उसमें इतनी बॉयंसी हो सकती है कि वो आदमी को लेके उड़ जाए. यस सर. ठीक है, मान लेते हैं ना. तो हमारा बलून जो है वो बंदर को लेके स्टेबल रहा हो है. गया. स्टेबल होने का मतलब समझना, जितनी बॉयंसी क्रिएट की है बलून ने अपवर्ड, उतना टोटल वेट ऑफ बलून प्लस मंकी जो है वो बैलेंस हो गया है. तो अपवर्ड तो लग रही है बॉयंसी, नीचे लग रहा है वेट, और दोनों आपस में बैलेंस हो गए. तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में. 0. जीरो. ये बात ठीक है ना. और ये पूरा सिस्टम कहीं हवा में रुका हुआ है अभी. इमेजिन कर सकते हो इतना. यस सर. चलो कर लिया हमने. अच्छा, मंकी के मन में आया कि मैं इस रस्सी पे ऊपर चढ़ जाता हूँ. बोलो हाँ ना बोलो. सर हाँ बेटा. सर अगर ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो फिर वो ऊपर ही क्यों जाता. नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ ना, मान लो समहाउ ऊपर पहुंच गया और बैलेंस हो गया, ठीक है. यस सर. आप जमीन से सिर्फ 2 इंच ऊपर भी इसको लटका हुआ मान लो तो कोई दिक्कत तो नहीं है. नो सर. कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना. इतना तो मान सकते हैं ना. ये कैसे Yes. हुआ होगा, मैं उस बात में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर लाइटर होती जाती है और बॉयंट फोर्स जो है वो कम होने लगता है, ठीक है. तो आफ्टर अ वाइल जाके ये mg और ये बैलेंस होने ही थे. मैं उस बात में नहीं जा रहा हूँ, वो जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्कस करेंगे ना तब बात समझ में आ जाएगी, ठीक है. ओके सर. बट फिलहाल हम उस उतनी दूर की साइंस में नहीं जा रहे. हम तो ये कह रहे हैं समहाउ ऐसा हो गया, द बॉयंट फोर्स क्रिएटेड बाय द बलून हैज बैलेंस्ड द एंटायर वेट ऑफ द सिस्टम. Okay, sir. ठीक है, चलो. अब मंकी के मन में क्या आया, वो ऊपर जाएगा. ऊपर चढ़ना है. ऊपर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है. अरे यार कितना तो हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉज में. ऊपर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है.
रोप पे डाउनवर्ड रोप को डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ता है। तो मंकी जैसे ही डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा रोप पे, समझना, मतलब पहले भी डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी लेकिन वो मंकी के वेट के बराबर ही होगी, इतना मानते हो? यस सर। अब मंकी और जोर लगाएगा तो जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होगी उसकी वजह से बलून क्या होने लगेगा? नीचे मूव होगा। नीचे मूव नीचे होना शुरू हो आएगा। जाएगा। अच्छा, ये नीचे क्यों मूव होगा? क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स कितनी है बेटा? 0। 0 है। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इमेजिन कर सकते हो यहाँ कहीं पे होगा। मैं इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ, है वो वहीं पे, बट स्पेस में इस लेवल में है, ये बात इमेजिन कर सकते हो आप? यस Yes. सर। ठीक है यहाँ पे देखना, मैंने साइड में से लिखा है ताकि आप ये लेवल समझ जाओ। इस पॉइंट पे नहीं है, ये बात समझना, इस लेवल पे है। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस यस अगर सर। आप यहाँ पे एक रेड मार्क लगा दो तो क्या सेंटर ऑफ मास हमेशा रेड मार्क पे रहेगा, यस और नो? नो सर। नो। ठीक है ना, वो तो रोप के साथ ऊपर नीचे जा सकता है, स्पेस में इस लेवल पे रहेगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? यस वो सर। सेंटर ऑफ सर। मास को यहीं का यहीं रखना है, तो जैसे ही मंकी ऊपर जाएगा बलून को नीचे आना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, अगर मंकी एकदम टॉप तक चला जाता है, रोप के एंड तक चला जाता है, तो मंकी ने कंबाइंड डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बलून के साथ मिलके? एल। एल, ये मानते हो? एल। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से बलून कितना नीचे आया, तो बता दोगे इनवर्स रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से, शॉर्टकट से? बता दो यार। सर एम एल सर अपॉन स्मॉल एम स्मॉल एल एम अपॉन एल स्मॉल अपॉन एम 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 प्लस एम प्लस एम। ठीक है ना, ये कौन चला? बलून। बलून। क्लियर है बात? और अगर यस मैं पूछूं मंकी कितना ऊपर गया तो क्या आंसर दोगे आप? कैपिटल एल कैपिटल एम एम एल एल अपॉन एम प्लस एम एम। ये प्लस कौन एम। चला? मंकी। मंकी। बात, मंकी। कुछ कुछ बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल दूं? बिल्कुल ठीक सर, है, बहुत जरूरी है। ये देखो, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एच लिख देता हूँ यहाँ पे, ये थीटा लिख देता हूँ। एक स्मॉल ब्लॉक ले लेते हैं, छोटा है, इसके ये वाले डायमेंशन कंसिडर नहीं करने। इसके मास को कैपिटल एम कहता हूँ, वो स्मॉल एम है, कैपिटल एम है। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ना यहाँ फ्रिक्शन है ना यहाँ फ्रिक्शन है, ये बात मानते हो? ठीक है सर। ठीक है, इसको छोड़ दूंगा तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। यस अच्छा, सर। इसके नीचे जाते ही ये वेज या इंक्लाइंड प्लेन किधर मूव होना शुरू हो जाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट। क्यों मूव होगा, अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर। अच्छा, तो आपको मुझे बताना है कि इंक्लाइंड प्लेन कितना मूव कर जाएगा बाय द टाइम ये ब्लॉक यहाँ से ग्राउंड पे पहुंचता है, नीचे इस लेवल पे आ जाता है, उतने में कैपिटल एम कितना मूव कर जाएगा और किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन का आंसर तो बहुत सिंपल है, किधर मूव करेगा? लेफ्ट। लेफ्ट। कितना मूव करेगा ये बता दो बस। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो सकता? लेफ्ट। बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, Horizontal. हॉरिजॉन्टल है ना। वर्टिकल में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल में जो भी डिस्टेंस ये लोग चलेंगे वो मिलके चलेंगे, ठीक है। किसी का भी आंसर शॉर्टकट से ही बताना है तो। चलो ये बता दो, दोनों ने मिलकर कितना चला, यही बता दो मुझे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों ने मिलकर कितना चला? एच अपॉन साइन थीटा। बेटा एच अपॉन टेन थीटा, एच कॉट थीटा। क्लियर कर लो। देखो ये वाले डिस्टेंस को एल कह दूं चलेगा?
Yes, sir. ठीक है, तो उन्होंने मिलकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एल कवर किया है, बोलो हाँ। Yes, sir. sir. एच बाय एल इक्वल टू टेन थीटा है, बोलो हाँ। Yes, हाँ sir. Yes. एल इक्वल टू एच कॉट थीटा है, बोलो हाँ। हाँ हाँ तो अब एच कॉट थीटा में से कैपिटल एम का शेयर कितना है ये बता दो। इसका शेयर कितना है ये बता दो इसमें। बहुत सिंपल है, अब तो रट भी जाता है लोगों को इतने में तो। फिर स्मॉल m हम्म, h cot थीटा अपॉन के m प्लस n दोनों। बस यही है यार, Yes, sir. यही. समझ गए बात। सर। Yes. अच्छा, दो आदमी एक रस्सी, ठीक है सर। कोई फ्रिक्शन नहीं। ठीक है सर। ये 100 kg का आदमी है, ठीक है सर। ये 50 kg का आदमी है। ठीक है। ठीक है, 30 मीटर की रोप है। ठीक है सर। ठीक है, दोनों ने खींचना शुरू की तो ऐसे मूव होना शुरू हो जाएंगे दोनों। दोनों रोप को खींच रहे हैं तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, बोलो हाँ। सर ये खड़े किस पे हैं? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। ठीक है सर। Yes, sir. खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्की बात। कई अब लोगों को तो ये दिक्कत हो जाती है कि इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये वर्टिकल मेंटेन कैसे कर पा रहे हैं अपने आप को, ठीक है ना। तो आप बैठा हुआ मान लो इनको, पक्की बात। ठीक है Yes, सर। sir. ठीक है, इन्होंने Yes, sir. रस्सी खींचना शुरू की तो इधर चलना शुरू हो गए। मिला के कितना चलेंगे दोनों? जब मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे दोनों, किस जगह मिलेंगे, इमेजिन कर सकते हो? दोनों किस जगह मिलेंगे? अरे यार, चैप्टर का नाम ही ये है, Center of mass. सेंटर ऑफ मास पे। क्यों मिलेंगे बेटा सेंटर ऑफ मास पे, ये बता दो। कोई भी सेंटर ऑफ मास पे क्यों मिलेंगे ये बता दो। अरे यार, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं। कुछ तो बोलो, कोई डाउट है तो पूछ Yes, लो कि नहीं। sir. तो मिलेंगे सेंटर ऑफ मास पे, मानते हो इस बात को? Yes, sir. Yes, दोनों sir. दोनों ने कंबाइंड डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 30 meter. 30 मीटर। तो 30 100 kg वाला कितना चलेगा ये बता दो। 10. बिल्कुल बिल्कुल 10 मीटर। ये चलेगा 10 मीटर और ये चलेगा 20 मीटर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो कैसे कह दिया ये। Yes, sir. ठीक है, हमने इस 30 को किस रेशियो में डिवाइड कर लिया? 2:1. 1:2 बेटा, 1:2। इधर 1 इधर 2, Yes, sir. 1:2. बस। तो इधर वाले ने कितना चला 10, इधर वाले ने कितना चला 20। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. थोड़ा सा है ना, Yes, एक sir. बार इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करो अच्छे से, और ये बात अच्छे से समझने की कोशिश करो ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे की जो फिजिक्स है ना उसको समझो। वो जो मैथमेटिकल तरीका है वो तो आंसर देगा ही हमेशा, है ना। उस बीच में ये भी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो अगली बार हम सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने पॉइंट मासेस के लिए पढ़ा था, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना होता है उसमें। ठीक है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। सर एक डाउट है, पूछो। मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, बस ये पूछना था कि जैसे कोई भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल प्लैंक के ऊपर मैन खड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो सिस्टम के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और mg लग रहा होता है वो एक्सटर्नल फोर्सेस कहेगी या इंटरनल, अगर वो बैलेंस नहीं बेटा वो एक्सटर्नल है। देखो समझो ना, प्लैंक पर्सन अगर ये हैं तो जो नॉर्मल रिएक्शन और mg हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। बट है ना, इस बात को समझना, हम जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा रहे हैं वो कौन से डायरेक्शन में नहीं करवा रहे हैं?
हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इन फोर्सेस का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है ना। हाँ मतलब मैं वैसे इन जनरल हाँ वैसे वैसे ठीक कह रहे हो आप। देखो यहाँ पे तो क्या है ना, दोनों बैलेंस हो गए, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस हो गए, तो उस वजह से ये तो वैसे भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा लेकिन ये वाला इस वाले एग्जांपल में समझो, इसमें इसमें जब ये नीचे आ रहा है तो जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं वो बैलेंस्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है, प्लैंक का सेंटर तो जहां है वहीं का वहीं रहेगा, ऊपर नीचे मूव ही नहीं हो सकता, लेकिन इसका सेंटर तो देखो नीचे आ रहा है धीरे धीरे ना। ये चेंज हो रहा है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो हम तो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सिर्फ कौन से वाले कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाले, Horizontal इंडिविजुअल वाले। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल में ना, वो कर रहे हैं हम। और सर जो जैसे ये प्लैंक और मैन का सिचुएशन था, तो उसमें मैन और प्लैंक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शंस रहेगी वो तो इंटरनल हो गए ना। हाँ वो इंटरनल फोर्स है भाई, इसने इसको लगाया उसने उसको लगाया, ठीक है। हाँ ठीक है। क्लियर है बात एकदम। हाँ तो इसको कंटिन्यू करते हैं फिर हम, है ना। थैंक यू सर। Thank you. थैंक थैंक यू यू सर।